नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण। आपको याद दिलाना चाहती हूं कि अगर गूगल प्ले स्टोर से आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। आज की मेरी स्टोरी लिस्ट में 3 बड़ी खबरें हैं। सबसे पहली खबर है, आज सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन और कृषि कानून के बारे में क्या कुछ कहा है, वो सारी गतिविधियों से आपको रूबरू कराऊंगी। जी हाँ, आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि अगर केंद्र सरकार कृषि कानून को होल्ड नहीं कर सकती तो शायद इस काम को सुप्रीम कोर्ट को करना होगा। बहुत ही एक रोचक बहस थी। हमारी दूसरी खबर भी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। जो किसानों का पूरा जो रुख है केंद्र सरकार के प्रति, ऐसा लग रहा है कि उनमें केंद्र सरकार के प्रति कटुता बढ़ती जा रही है और किसानों ने इस आंदोलन को तेज करने का निर्णय ले लिया है। तीसरी खबर है हमारी जुड़ी हुई, हिंदू महासभा के एक ऑफिस में आज नाथूराम गोडसे के लिए एक पुस्तकालय बनाया गया है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एक दौलतगंज इलाके में ये पुस्तकालय बनाया गया है। किस तरीके से नाथूराम गोडसे को एक बार फिर से इनका महिमा मंडन किया गया है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली खबर से। बात करते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर, जिसमें कि कृषि कानूनों से जुड़ी हुई जो याचिकाएं थी उन पर आज सुनवाई थी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कड़ा रुख लिया केंद्र सरकार के ऊपर। ये जो याचिकाएं थी ये इस बात को लेकर थी कि ये जो तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग किसान बार बार कर रहे हैं, इनका क्या होना चाहिए। किसानों का जो प्रदर्शन बॉर्डर पर चल रहा है, इसको लेकर भी सुनवाई थी। इसी सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बड़ा कड़ा रुख अपनाया और कहा कि केंद्र सरकार जिस तरीके से किसानों के साथ बातचीत कर रही है उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है। जी हाँ, 3 जजों की ये जो बेंच, जिसमें जस्टिस बोबडे, जस्टिस रामासुब्रमण्यम और जस्टिस बोबन्ना, ये 3 जजों की बेंच है। इसमें जस्टिस बोबडे ने इस बात को साफ साफ कहा है केंद्र सरकार से कि आपको हमने पहले भी सुझाव दिया था कि ये जो तीनों कृषि कानून है उसको आप थोड़े दिनों के लिए सस्पेंड कर दें। तो आज की जो सुनवाई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप ये तीनों कानून को होल्ड नहीं कर सकते हैं तो ये कानून को होल्ड करने का काम अब सुप्रीम कोर्ट को करना होगा। इसके साथ साथ जस्टिस बोबडे ने ये भी कहा कि इसको लंबित करने में क्या दुविधा है, क्या ये ईगो यहाँ पर सरकार की आती है, इसमें इतना बड़ा इशू क्या है। तो उसको लेकर जो केंद्र सरकार के जो अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल, उन्होंने इस बात को कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुझाव नहीं दे सकता है कि किस तरीके से ये जो तीनों कृषि कानून है उनको रद्द किया जाए। उन्होंने कहा इसका एक प्रेसिडेंट है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को कैंसिल नहीं कर सकता है या विड्रॉ करने के लिए या रिपील करने के लिए नहीं कह सकता है। साथ में जो के वेणुगोपाल थे, उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे हजारों किसान हैं जिन्होंने प्राइवेट कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर सिग्नेचर्स कर दिए हैं। तो अगर ये तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाएगा तो इसमें किसानों को भारी नुकसान होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से ये भी दलील कोर्ट में दी गई कि ये जो एमएसपी है, अगर हम एमएसपी पूरे 23 जो क्रॉप्स हैं अगर उनके ऊपर एमएसपी लागू होती है या सब क्रॉप्स के ऊपर, जैसा कि किसानों की दलील है, तो उस पर 17,000 करोड़ का नुकसान सरकार को झेलना होगा क्योंकि वो सब्सिडी किसानों को देनी पड़ेगी। तो ये तमाम तरीके की दलीलें सामने आई, लेकिन जो सबसे कड़ा रुख जस्टिस बोबडे का दिखा वो ये था कि जब अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने ये बोला कि इस पूरे मामले में इतना किसान जल्दबाजी क्यों दिखा रहे हैं, तो जस्टिस बोबडे का ये कहना था कि मिस्टर अटॉर्नी जनरल, यू कैन नॉट टीच अस पेशेंस, कि आप हमको पेशेंस मत सिखाइए। हमने आपको एक लंबी रोक ऑलरेडी दे दी है, यानी कि सरकार को एक लंबा मौका ऑलरेडी कोर्ट ने दिया है। तो ये तमाम तरीके की बहस हुई। इस बहस के दौरान एसजी यानी कि जो तुषार मेहता है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को एक स्टैंडिंग ऑर्डर पास करना चाहिए कि जो रिपब्लिक डे की परेड है उसमें कोई बाधा ना हो और किसान उसमें कोई बाधा ना डाले। तो एक लंबी सुनवाई चली जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट अपना ऑब्जर्वेशन कल देगा। कल इसमें कैसे फैसला क्या होता है उसको देखना होगा, लेकिन कुल मिलाकर एक लंबी बहस छिड़ी
जिसमें कि जस्टिस बोबडे ने इस बात को साफ साफ कह दिया कि जिस तरीके की बातचीत अभी तक किसानों और केंद्र सरकार के बीच में हुई है, ऐसा लग रहा है कि वो बातचीत का हल कोई नहीं निकल पा रहा है। साथ में आपको ये भी बता दें कि बहुत ही रोचक बात जो आज जस्टिस बोबडे ने हियरिंग के दौरान कही, जब के वेणुगोपाल ने कहा कि देखिए इतने सारे किसान हैं जो कि इन तीनों कृषि कानून का समर्थन कर रहे हैं, तो तब जस्टिस बोबडे ने इस बात को कहा कि अब आप एक कमेटी बना लीजिए और ये कमेटी का जो पैनल जो हेड करेंगे वो जस्टिस RN लोधा होंगे और ये कमेटी डिसाइड करेगी कि ये जो तीनों कृषि कानून है इनका क्या होना चाहिए। तो फिलहाल दो तरीके के सजेशंस आए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये कानून को लंबित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस पर कोर्ट का फैसला कल आएगा। लेकिन जो एक कमेटी यानी कि पैनल बनाने की जो बात कही गई है वो बहुत क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कह दिया है कि जो किसान इन तीनों कृषि कानून का समर्थन कर रहे हैं वो इस पैनल के सामने आए और वो ये कहे इस बात को कि वो तीनों कृषि कानून उनके लिए प्रोग्रेसिव हैं। साथ में जस्टिस बोबडे ने ये कहा कि अगर ये तीनों कृषि कानून इतने प्रोग्रेसिव है और किसान इसका समर्थन कर रहे हैं तो हमारे सामने अभी तक एक भी याचिका ऐसी नहीं आई है जिसमें कि ये कहा जाए कि ये तीनों कृषि कानून किसान के लिए बहुत फायदेमंद है। तो कुल मिलाकर अभी भी गतिरोध बना हुआ है और अब इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट क्या सुनाएगी। लेकिन बार बार जो इस बात को क्या कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को एक राजनीतिक ढाल बनाने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार, तो आज ये चीजें जिस तरीके की बहस आज सुप्रीम कोर्ट में हुई है तो आज इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। तो ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट एक राजनीतिक ढाल सरकार की बनेगा तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन एक सम्मानजनक रास्ता क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार के लिए निकाल पाएगा या नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या इस बात का फैसला कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये सारे तमाम सवाल अभी बने हुए हैं। लेकिन वही बात है कि इसके पहले जैसा कि के वेणुगोपाल ने कहा कि हमारे पास प्रेसिडेंट है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी लेजिस्लेशन पर अपना फैसला नहीं सुना सकता कि उस लेजिस्लेशन को खारिज किया जाए या ना किया जा सके। तो कुल मिलाकर अब ये कल देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कहता है, क्या किसानों के लिए इसका सम्मानजनक रास्ता निकल पाता है या नहीं निकल पाता। और उससे भी बड़ा जो सवाल है कि क्या सरकार के लिए एक सम्मानजनक रास्ता निकलता है या नहीं निकलता, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 6 साल में ये सबसे पहला ऐसा मौका है जहां पर मोदी सरकार के लिए इतनी बड़ी मुश्किलें खड़ी की हैं। सिर्फ विपक्ष से ही नहीं बल्कि इस किसान बिरादरी से मोदी सरकार को कितनी बड़ी चुनौती झेलनी पड़ रही है। अब इसमें क्या होगा कल इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगी। इस पर अपना फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। हमारी दूसरी खबर भी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। जैसा मैंने आपको कहा कि आंदोलन किसानों का अब लगता है और उग्र होता जा रहा है। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने कहा कि वो जो तीनों कृषि कानून है उसको ये रिपील नहीं करेंगे, यानी कि वापस नहीं लेंगे। इस बात को मनोहर लाल खट्टर ने बिल्कुल साफ कह दिया है। आज करनाल की एक पंचायत में वो महासभा कर रहे थे इस बात को लेकर कि वो किसानों को समझाएंगे इन तीनों कृषि कानून के फायदे। लेकिन इसके पहले कि वो महापंचायत शुरू होती, सारे किसानों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और वो महापंचायत शुरू नहीं हो पाई। और हद तो तब हो गई जब करनाल पुलिस ने किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे और साथ में पानी की बौछारें भी किसानों के ऊपर बरसाई। तो कुल मिलाकर अब ये पूरा आंदोलन और तेज हो गया है। बातचीत का ऐसा लगता है कि अब कोई मतलब नहीं रह गया है और सुप्रीम कोर्ट इसका रास्ता कैसे निकालेगा ये नहीं पता है। लेकिन फिलहाल जो 26 जनवरी को किसान परेड निकालने की बात हो रही है वो अपने आप में एक बड़ा इवेंट माना जा रहा है कि किसान अपने तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर करेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो किसानों का जो एटीट्यूड है वो अलग अलग जो स्टेटमेंट्स बीजेपी के आ रहे हैं, पहले किसानों को खालिस्तानी बताया, फिर पाकिस्तानी बताया। अब देखिए राजस्थान के एक लीडर हैं जिनका नाम है, बीजेपी के विधायक है मदन दिलावर, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने ये बोला है कि किसान लुटेरे हैं, आतंकवादी हैं, चोर हो सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि देखिए ये किसान काजू किशमिश खा रहे हैं, चिकन बिरयानी खा रहे हैं और बर्ड फ्लू फैला रहे हैं। तो इस तरीके के जो नफरत भरे स्टेटमेंट्स हैं वो इस समय बीजेपी के नेता दे रहे हैं, जिसको लेकर जो राजस्थान कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उन्होंने उनका विरोध भी किया है, ट्वीट भी किया है कि किस तरीके के शर्मनाक स्टेटमेंट्स हैं। तो अगर आप देखें कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इस पूरे किसान आंदोलन को दर्शाया जा रहा है, किस तरीके से बीजेपी के लोग इस पूरे किसान आंदोलन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बिल्कुल भी गंभीर नहीं है इस किसान आंदोलन
को सुलझाने में। और जैसा कि आज कोर्ट की हियरिंग में भी हुआ था कि जब के वेणुगोपाल ने कहा कि व्हाट्स देयर टू हरी अबाउट दिस, तो उसको लेकर जस्टिस बोबडे ने इस बात को ये भी कहा कि वी हैव गिवन यू अ लॉन्ग रोप एंड डोंट टीच अस पेशेंस। यानी कि सरकार अभी भी, और सरकार ने जिस तरीके से आज सरकार के जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने कहा कि रिपब्लिक डे परेड में विघ्न ना हो, तो यानी कि सरकार का जो पूरा फोकस है वो आज रिपब्लिक डे परेड पर है, ये नहीं कि किसानों से कैसे बातचीत होगी, किस तरह से बातचीत करके रास्ते एक हल इस पर पूरा निकाला जाएगा। तो कुल मिलाकर जो किसानों का जो रुख है वो और कठोर हो रहा है केंद्र सरकार को लेकर, और उन्होंने भी अब इस बात की उम्मीद छोड़ दी है कि किसानों की कोई भी समस्या का हल ये केंद्र सरकार निकाल पाएगी। और जिस तरीके के स्टेटमेंट जैसे मदन दिलावर जैसे लीडर्स अगर इस बात को बोलेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किसानों को किस तरीके से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो काजू किशमिश खा रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं, चिकन बिरयानी खा रहे हैं और बर्ड फ्लू फैला रहे हैं। तो ये कहाँ के स्टेटमेंट्स हैं? क्या ये किस तरीके की सोच है जो ये लीडर्स इस बात को लिख रहे हैं? और दूसरी तरफ एक ऐसी सरकार है केंद्र सरकार जो कि किसानों से बातचीत की बात कर रही है। तो इस बातचीत के क्या मायने हैं? वाकई में इस बात से ऐसा लगता है कि सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है किसानों की समस्या को सुलझाने में। सिर्फ बातचीत हो रही है और स्लोगनियरिंग हो रही है, सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है कि नहीं वो किसानों की समस्या का समाधान करना चाहते हैं, लेकिन जो एक्शन पर जो चीजें हैं, जमीनी जो हकीकत है वो बिल्कुल अलग है। इस पर आपका क्या सोचना है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की। एक बार फिर से उनका नाम सुर्खियों में आया है। आपको बता दें कि ग्वालियर के दौलतगंज इलाके में एक पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी बनाया गया है, सेंटर फॉर लर्निंग बनाया गया है नाथूराम गोडसे के नाम पर। ऐसा बताया जा रहा है कि इस पुस्तकालय में ऐसी किताबें हैं नाथूराम गोडसे की जिसमें उनके भाषण हैं, जिसमें उनके लेख लिखे गए हैं। उन आर्टिकल्स में और स्पीचेस में ये बताया गया कि उनकी हत्या की जो साजिश है वो कैसे रची गई, उनकी योजनाबद्ध तरीके से कैसे उन्होंने कैसे हत्या की, ये सारी बातों का विवरण इन किताबों में है जो इस पुस्तकालय में आपको मिलेंगी। अब हिंदू महासभा के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जयवीर भारद्वाज, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत की और मीडिया में बातचीत करने में उन्होंने ये बोला कि जो आज के नवयुवक हैं उनको इस बात का पता होना चाहिए कि जो भारत में 1947 में जो विभाजन हुआ था उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना दो ऐसे महत्वाकांक्षी लीडर्स थे जिन्होंने ये सोचा कि दो अलग अलग देशों में वो राज्य करेंगे। और कुल मिलाकर जो विभाजन की जो प्रक्रिया है उनके कहने का मतलब ये था कि उसके लिए नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना रिस्पॉन्सिबल है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि नाथूराम गोडसे से बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं था। और इसको लेकर आपको ये बता दें कि बार बार इस बात को लेकर ये बात कही गई है कि नाथूराम गोडसे एक राष्ट्रवादी है और उनसे बड़ा कोई राष्ट्रवाद नहीं है। और साथ में क्यों ये बार बार कहा जाता है? ये कहा जाता है कि जो अनडिवाइडेड इंडिया थी यानी कि अविभाजित भारत के लिए के अगर पक्ष में कोई खड़ा हुआ था तो वो नाथूराम गोडसे था, इसलिए वो बड़े एक राष्ट्रवाद माने जाते हैं। लेकिन ये पहला मौका ऐसा नहीं है कि हिंदू महासभा ने उनके लिए पुस्तकालय बनाया हो। उसके पहले खबरें आई थी कि उनके लिए एक मंदिर बनाया गया था। इसके पहले खबरें आई थी 15 नवंबर को कि नाथूराम गोडसे की जो प्रतिमा है उसकी आरती उतारी गई थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब मध्य प्रदेश की विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर है रामेश्वर शर्मा, उन्होंने भी गांधी को ही गलत बताया, महात्मा गांधी को उन्होंने गलत बताया और कहा कि वो गांधी की गलतियां थी जिसके वजह से देश के दो टुकड़े हुए। तो कुल मिलाकर नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन कर रही है हिंदू महासभा, जो कि एक हिंदुत्ववादी और दक्षिणपंथी सोच की एक अभिन्न अंग मानी जाती है। और आरएसएस यानी कि जो आरएसएस को हमेशा से कहा गया है कि वो नाथूराम गोडसे के पक्ष में ही हमेशा रहे हैं, हिंदुत्ववादी सोच को उन्होंने आगे बढ़ाया है, इसलिए नाथूराम गोडसे को हमेशा आरएसएस ने हीरो के तौर पर ही देखा है। सिर्फ नाथूराम गोडसे ही नहीं बल्कि बीजेपी के भी तमाम लीडर्स हैं जिन्होंने नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन समय समय पर किया है। अब आपको बता दें प्रज्ञा ठाकुर उनमें से एक है जिन्होंने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था। और उसके बाद बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी कि नहीं, जो ये नाथूराम गोडसे के बारे में जो ये बातें आ रही है वो गलत है और मैं उनको माफ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर के लिए कहा गया था। लेकिन फिर उनको एक संसदीय समिति का मेंबर भी बना दिया गया। तो ये नहीं पता कि कितनी सीरियसली इस चीज को लिया जाता है। लेकिन केंद्र सरकार है वो
गांधी का चश्मा बनाकर और सिंबल्स बनाकर हम स्वच्छ भारत का एक जो पोर्ट्रेट है वो महात्मा गांधी के नाम पर हम खड़ा करते हैं कि देखिए महात्मा गांधी को कितना मानती है बीजेपी और केंद्र सरकार। तो इस तरीके की तमाम बातें हो रही हैं। सिर्फ प्रज्ञा ठाकुर ही नहीं, अनंत हेगड़े जैसे लीडर्स हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा था। उसके पहले बात सामने आई थी एक कर्नाटका के बीजेपी लीडर थे नलिन कटील, उन्होंने मई 2019 में इस बात को कहा कि गोडसे ने 1 को मारा, कसाब ने 72 को मारा, तो बड़ा कातिल कौन। तो इस तरीके की बातें तमाम आ गई हैं। और आपको ये भी बता दें कि अभी हाल में हिंदू महासभा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया था और कहा था कि जो अंतिम स्पीच है उस गोडसे की, उसको जो वहाँ का जो स्टेट की जो किताबें हैं उसके सिलेबस में इंक्लूड किया जाए। तो इस तरीके की तमाम जो सोच है वो इस तरीके की सामने आ रही है। और बार बार जो सवाल यही खड़ा होता है कि नाथूराम गोडसे के महिमा मंडन से क्या हम हिंदुत्ववादी सोच को, क्या दक्षिणपंथी सोच को हम आगे बढ़ावा दे रहे हैं। आपने देखा होगा इंटरनेट पे इस बात को कंडेम जरूर किया जाता है, इसकी विभत्सना की जाती है, लेकिन जो ये ऐसे करने वाले जो लोग हैं जो गोडसे का महिमा मंडन करते हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो इससे समाज में देखिए कि किस तरीके का नफरत और किस तरीके का जहर उगला जा रहा है। और उससे भी जो बड़ी बात है कि गांधी को लेकर केंद्र सरकार की क्या सोच है, ये दोगलापन क्यों समझ में आ रहा है लोगों को, या क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि हम एक दोगला चेहरा महात्मा गांधी को लेकर क्यों रखते हैं। हम एक तरफ महात्मा गांधी को पूजते हैं और दूसरी तरफ जो महात्मा गांधी के हत्यारा है नाथूराम गोडसे, उसकी प्रतिमा पर हम आरती उतारते हैं, उसके लिए पुस्तकालय बनाते हैं, उसके अंतिम स्पीच को हम उसको सिलेबस में डालने की बातें करते हैं। तो ये एक डबल नैरेटिव है। और अगर प्रधानमंत्री भी इस बात को कहते हैं कि अगर ऐसा करने वाले लोगों को मैं माफ नहीं कर सकता हूं, तो यहाँ पर देखिए आप प्रधानमंत्री भी यहाँ पर ऐसा लगता है कि दो तरीके की बात करते हैं। कथनी और करनी में बहुत फर्क है। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि जो हिंदुत्ववादी, जो राष्ट्रवादी एजेंडा है वो नाथूराम गोडसे के जरिए बीजेपी पूरा करने में लगी हुई है। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज की एजेंडा की 3 खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से सत्य हिंदी के ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।